वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को मेरा नमस्कार और सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। टुडे वी विल स्टार्ट a new subject, that is the Hindu law. इस लॉज के वैसे तो बेसिकली दो पार्ट हैं, एक एंशिएंट हिंदू लॉ और दूसरा कोडिफाइड हिंदू लॉ। प्राचीन हिंदू विधि और संहिताबद्ध हिंदू विधि, इसे आप अनकोडिफाइड लॉज भी कह सकते हैं। असंहिताबद्ध विधि जो हमारे धर्म ग्रंथों में पाई जाती है, चाहे वो श्रुति हो, स्मृति हो, धर्मशास्त्र हो, धर्मसूत्र हो। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कोडिफाइड हिंदू लॉज। और कोडिफाइड हिंदू लॉज में आप जानते हैं कि साहब हिंदू कोड बिल, जो भारत स्वतंत्र होने के बाद ये बिल पेश किया गया था पार्लियामेंट में, बट किसी वजह से पास नहीं हो पाया था, जिसे स्प्लिट किया गया, तोड़ा गया। और फिर 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट के रूप में एक एक्ट पास हुआ, 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट के रूप में एक्ट पास हुआ, और 1956 में तीन कॉन्जिक्यूटिवली एक्ट्स पारित किए गए पार्लियामेंट के द्वारा, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। तो चार एक्ट आज हम डिस्कस करेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 एंड हामा, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। यदि इन चारों एक्ट को आप एक साथ लिखते हैं तो इनके एक्ट नंबर और डेट भी आपको याद हो सकती है, डेट ऑफ एनफोर्समेंट। यदि कंपैरेटिवली एक साथ ही आप इन्हें लिख लेते हैं, जैसे 20, 25, 30, 32 और 78 एक्ट नंबर है इनके, 25, 30, 32 और 78, ये एक्ट नंबर है। यदि हिंदू मैरिज एक्ट की आप बात करते हैं तो एक्ट नंबर 25, हिंदू सक्सेशन एक्ट एक्ट नंबर 30, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट एक्ट नंबर 32 और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट एक्ट नंबर 78। इसकी डेट ऑफ एनफोर्समेंट है 18 मई 1955। और यहां से एक कम करो और यहां एक जोड़ दो तो अगले वाले की डेट आ जाएगी 17 जून 1956। इसकी है सबसे लास्ट वाले की 22/12/1956। और जो बीच वाला बचता है उसकी डेट ऑफ एनफोर्समेंट लिख लीजिए 27 अगस्त 1956। 27 अगस्त 1956। ये इनकी है डेट ऑफ कमेंसमेंट या डेट ऑफ एनफोर्समेंट, कि किस किस डेट को ये एक्ट लागू हुए। आइए जरा कुछ सेक्शंस की ओर चलें। तो यदि आप हिंदू मैरिज एक्ट की बात करेंगे उसमें टोटल 30 सेक्शंस हैं। और यदि आप हिंदू सक्सेशन को देखेंगे तो उसमें आपको 31 सेक्शन मिलेंगे। 30 टोटल सेक्शंस, 31। और इस 31 को यदि आप वापस करें बैक, नंबर्स बदलें, तो 13 सेक्शंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और 32 या 30 सेक्शन अगले वाले में होंगे, 30 ही होंगे, राइट।
इसमें भी 30 है। तो टोटल सेक्शंस यहाँ भी 30 हैं, टोटल सेक्शंस यहाँ भी 30 हैं, और यहाँ 31, और इसका अगर उल्टा करते हैं तो आप 13। ये स्ट्रक्चर है इस एक्ट की, और इस एक्ट को हम क्विक रिवाइज करेंगे प्रीलिम्स के पर्पज से। कुछ 2 4 5 जो केसेस होंगे ठीक जो पूछे जा सकते हैं उन्हें लिखेंगे, और जो भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन प्रीलिम्स का बनेगा उन सवालों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं साहब हिंदू मैरिज एक्ट। यदि आप कोर्ट फीस की बात करते हैं तो जब भी हिंदू मैरिज एक्ट में कोई मुकदमा फैमिली कोर्ट में दायर किया जाएगा तो उस पर 37.5 रुपए की कोर्ट फीस लगती है। हालांकि 2003 में अमेंडमेंट हुआ था और कोर्ट फीस बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई थी, बट वो स्टे चल रहा है अभी और वो अभी लागू नहीं हो पाया। तो 37.5 रुपए की कोर्ट फीस ही आप इस पर देते हैं, कहीं नोट कर सकते हैं, वो जजमेंट में आपके काम आ सकती है। यदि आप जजमेंट लिखें तो प्रॉपर कोर्ट फीस लिख सकते हैं, अगर आपको लिखने को आ जाए। चलिए साहब, पहले हिंदू मैरिज एक्ट पर आते हैं और सेक्शन नंबर 1 पर आते हैं। यह अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहा जा सकेगा, और इसका विस्तार J&K को छोड़कर पूरे भारत पर है। बट आज की तारीख में J&K पर भी लागू हो गया। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, हर एक्ट में आप पढ़ते ही हैं, डेट ऑफ कमेंसमेंट आपको पता ही चल गया। सेक्शन नंबर 2 ये कहता है कि साहब ये एक्ट हिंदुओं पर लागू होता है। तो पहला सवाल यहां से ये बनता है कि साहब हिंदू कौन है। सेक्शन 2 में वो बताया गया है कि साहब कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है, और उसका एक एक्सप्लेनेशन भी है जहां पर यह बताया गया है कि यदि कोई बालक चाहे वो लेजिटिमेट हो इलेजिटिमेट हो, बट जिसके दोनों पेरेंट्स धर्म से हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो या सिख हो, उन्हें हिंदू माना जाएगा। या उनके दोनों माता पिता में से कोई एक धर्म से हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख है, बट उसका अपब्रिंगिंग यदि हिंदू फैमिली में हुआ है तब वो हिंदू माना जाएगा। या जिसने हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर लिया है या रिकन्वर्जन किया, यानी कि हिंदू धर्म से भी होता है और बनाया भी जाता है। तो ये कोटेशन भी पूछ ली जाती है मेंस एग्जामिनेशन में, हिंदू कौन है, या फिर हिंदू धर्म से भी होता है और बनाया भी जाता है, या फिर ग्रहण पर, कन्वर्जन पर या रिकन्वर्जन पर आप शॉर्ट नोट लिखिए। वो तो सब मेंस के सवाल हो गए, बट सेक्शन 2 ये बताता है कि हिंदू कौन है। और यहां से प्रॉब्लम भी बन सकती है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी पूछी जाती है। एक केस लिख लीजिए इस पर, स्वामी यज्ञ पुरुष दास वर्सेस मूल दास, 1966 सुप्रीम कोर्ट। स्वामी यज्ञ पुरुष दास वर्सेस मूल दास, 1966 सुप्रीम कोर्ट। बस इतना लिखिए कि इन दिस केस जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस गजेंद्र गडकर सेड दैट हु इज हिंदू। इस वाद में न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर ने यह कहा कि हिंदू कौन है। प्रीलिम्स में सवाल पूछ लिया जाता है कि साहब वो कौन सा केस था जिसमें न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर ने हिंदू शब्द को डिफाइन किया, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि किस केस में गजेंद्र गडकर ने गजेंद्र, या फिर केस का नाम पूछ लिया जाएगा कि गजेंद्र गडकर साहब ने किस केस में कहा था, या जज साहब का नाम पूछ लिया जाता है। सेक्शन 3 पर आइएगा, डेफिनेशंस। अभी जो लोग बिहार का पेपर दे रहे थे उन्होंने भी देखा होगा कि हिंदू लॉ से यदि सवाल आया तो डेफिनेशन क्लोज से सवाल पूछ लिया, एग्नेट कोग्नेट करके, आई थिंक कुछ। तो डेफिनेशन क्लोज बड़ी इंपॉर्टेंट है।
और एक चीज और, यदि आप कल की लेक्चर को याद रखें तो कल आपने पढ़ा था गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट, जिसमें कुछ स्कीम चेंज हुई थी और वहां सेक्शन 4 में डेफिनेशंस थी। यदि आप इन चारों एक्ट को देखोगे तो सबसे पहले शॉर्ट टाइटल, नेम, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, फिर उसके बाद सेक्शन 2, ये एक्ट किस पर लागू होता है, तो हिंदूज पर लागू होता है। सेक्शन 3 डेफिनेशन क्लोज, और सेक्शन 4 रिपीलिंग टाइप कुछ भी लिखा हुआ मिलेगा। बट यदि आप माइनॉरिटी हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट की बात करेंगे तो वहां पर ये स्कीम चेंज हो जाएगी, और जो डेफिनेशन सेक्शन 3 में दी गई है वहां पर सेक्शन 4 में दी जाएंगी, क्योंकि वहां पर वो जो गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट पढ़ा उसको सेक्शन 2 में लिख दिया गया। एक बार जरा वो उधर आके देखिए, तीसरे नंबर के एक्ट पर चलिए, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। उसमें पहला सेक्शन है संक्षिप्त नाम और विस्तार, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। और सेकंड चैप्टर ये है कि ये अधिनियम गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट का सप्लीमेंटल एक्ट होगा, उसका अनुपूरक एक्ट होगा, उसको पूरा करने वाला होगा। सेक्शन 3 में फिर डेफिनेशन हिंदूज की आ गई, मतलब एक के बाद, सेक्शन 1 के बाद वहां पर लिख दिया गया कि साहब ये एक्ट हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट सप्लीमेंटल एक्ट होगा हिंदू माइनॉरिटी एंड हिंदू गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट का। तो फिर एक एक संख्या नीचे खिसक गई, यानी कि सेक्शन 2 में जो यहाँ पर बाकी तीनों एक्ट में लिखा हुआ है हु इज हिंदू या एक्ट किस पर लागू होता है, वो बात यहाँ पर सेक्शन 3 में आ जाएगी, और जो चीज यहाँ डेफिनेशन क्लोज बाकी तीनों एक्ट्स में सेक्शन 3 में लिखी हुई है वो सेक्शन 4 में शिफ्ट कर जाएगी। तो यहां से कंफ्यूज मत करना, यदि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में डेफिनेशन पूछी जाती है तो वो सेक्शन 4 में है, और बाकी तीनों एक्ट्स में वो डेफिनेशन सेक्शन नंबर 3 में है। एक बात और मैं बताऊं, अब वो देखिए एक सवाल आपसे पूछेगा कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और सपिंडा, ये कहाँ डिफाइन है हिंदू मैरिज एक्ट में। तो कंफ्यूजन ये होता है कि साहब पहले प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप डिफाइन किया गया कि सपिंडा डिफाइन किया गया। कोई घबराने की बात नहीं है, आप याद कीजिए सेक्शन 5 शर्तें 5, ऐसे ही करते हैं ना याद, सेक्शन 7 फेरे 7। सेक्शन 5 में जो 5 शर्तें दी गई हैं वहां पर एक फॉर्मूला याद कीजिए, BPS, भानु प्रताप सिंह। बी से बाइगेमी, पी से प्रोहिबिट रिलेशनशिप, एस से सपिंडा, ये सीक्वेंस है पी और एस। और यदि आप डेफिनेशन क्लोज में देखेंगे तो पहले सपिंडा को डिफाइन किया गया होगा, प्रोहिबिट रिलेशनशिप को बाद में। इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, तो फिर कंफ्यूजन जो होगा वो डेफिनेशन क्लोज में दूर हो जाएगा। सेक्शन 5 में यदि आप सीक्वेंस देखेंगे तो ये मिलेगा आपको। सेक्शन 5 में जो 5 शर्तें हैं उनमें सबसे पहले बाइगेमी है, उसके बाद बीच में 2 कंडीशंस हो रहे हैं एज को लेके और कंसेंट को लेके, बाइगेमी, कंसेंट, एज, पी और एस। तो BPS ये सीक्वेंस है, लेकिन डेफिनेशन क्लोज में जस्ट अपोजिट है, पहले सपिंडा डिफाइन किया गया उसके बाद प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप डिफाइन किया गया। चलिए सेक्शन नंबर 3 में सी क्लोज पे देखिए, फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड ये डिफाइन किया गया। याद रखना है, आप इन्हें जानते हैं, फुल ब्लड कौन होगा, हाफ ब्लड कौन होगा। एक ही पिता एक ही माता यदि है तो दो व्यक्ति एक दूसरे के फुल ब्लड कहलाते हैं, और यदि पिता एक है माता अलग अलग हैं तब स्टेप या हाफ ब्लड कहलाते हैं, सोतेले कहलाते हैं। 2C में डिफाइन है फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड दोनों ही टर्म्स, और 2D में डिफाइन है यूटेराइन ब्लड, सहोदर, एक ही उदर से पैदा होने वाले, मतलब कि
मदर तो एक है बट फादर डिफरेंट है। उसके बाद सेक्शन 2F सपिंडा रिलेशनशिप को डिफाइन किया गया और 2G में डिक्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को डिफाइन किया गया। ये 2F में है, पहले सपिंडा आया है, और 2G में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप आया। मैं मेंस की क्लास में समझा चुका हूँ सपिंडा कौन होते हैं, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप कौन होते हैं। बस सपिंडा पर एक चीज लिख लीजिए, बेस्ड ऑन द एक्सोगेमी, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सोगेमी। सपिंडा रिलेशनशिप की जो डेफिनेशन दी गई है वो एक्सोगेमी के सिद्धांत पर बेस्ड है। लिख लीजिए, सवाल पूछा जाता है। बेस्ड ऑन द एक्सोगेमी। जब हमने मेंस में डिस्कस किया था सपिंडा को लेकर तो हमने 2-3 प्रिंसिपल्स पढ़े थे। जैमिनी का आहुति सिद्धांत, एक ही रक्त कण के सिद्धांत, सेम पार्टिकल वाला प्रिंसिपल्स, पिंडदान का सिद्धांत जिसे आप कहते थे। और फिर एक्ट के बारे में देखा था कि साहब एक्ट ने डिक्रियों को कहां तक लिमिटेड किया। माता की साइड 5 पीढ़ियां, पिता की साथ 7 पीढ़ियां, वो सब मेंस का मेंस की बातें थी। यहाँ आपको केवल डेफिनेशन याद रखना है कि फुल ब्लड, हाफ ब्लड कहाँ डिफाइन है 2C में, यूटेराइन ब्लड कहाँ डिफाइन है 2D में, सपिंडा कहाँ डिफाइन है 2F में, और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप कहाँ डिफाइन है 2G में। बट अगर आप सेक्शन 5 पर आएंगे तो 5(1) में बाइगेमी है, 5(2) में कंसेंट है, 5(3) में एज है, 5(4) में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है। यहाँ प्रोहिबिटेड का क्रम बदल गया है और यहाँ पर फॉर्मूला आपके पास है BPS। चलिए साहब सेक्शन नंबर 5 पर आइए। देखिए हम कहते हैं सेक्शन 5 हिंदू विवाह की शर्तें भी 5, हालांकि शर्तें 6 हैं। पहली शर्त ये लिखी हुई है कि मैरिज मे बी सोलेमनाइज्ड बिटवीन एनी टू हिंदूज, द बोथ पार्टीज ऑफ द मैरिज मस्ट बी द हिंदू। यदि कोई एक पार्टी हिंदू है और दूसरी पार्टी अलग है तब हिंदू मैरिज एक्ट में मैरिज हो ही नहीं सकती, तब उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 बनाया गया। Hindu Marriage Act comes into picture when both parties at the time of solemnizing the marriage are Hindu. यदि विवाह जिस समय अनुष्ठापित किया गया उस समय दोनों पक्षकार हिंदू हैं, तब ये एक्ट पिक्चर में आता है। और कंडीशन क्या है कि दोनों पक्षकारों में से किसी का भी पति या पत्नी विवाह के समय जीवित नहीं होना चाहिए, दोनों में से भी। यानी कि पोलीगेमी एंड पोनीएंड्री दोनों को रखा गया पहली कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशन है जिसे आप बाइगेमी के नाम से जानते हैं, इसमें पोलीगेमी और पोलीएंड्री, मतलब बहुपतित्व और बहुपत्नित्व दोनों को प्रोहिबिटेड किया गया है। कि यदि महिला है तो उसके पहले से कोई पति नहीं होना चाहिए, और यदि पुरुष है तो उसकी पहली कोई पत्नी जीवित नहीं होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ सोलेमनाइजिंग द मैरिज। और यदि ऐसा है तो फिर ये मैरिज वॉइड होगी। अगर इस शर्त का वायलेशन किया गया है तो मैरिज का कॉन्सिक्वेंसेज कि मैरिज वॉइड होगी एंड पनिशेबल होगी। ये मैरिज वॉइड कहां होगी, तो ये सेक्शन 11 में वॉइड हो जाएगी। और ये पनिशेबल कहां होगी, तो ये सेक्शन 17 में पनिशेबल होगी। और क्या पनिशमेंट है, एक बार जरा सेक्शन 17 पे आइए। बाइगेमी के लिए पनिशमेंट होना चाहिए तो 494 या 495 का प्रोजिक्यूशन इनके खिलाफ हो सकता है। 494, 495 लिखा है, एनी मैरिज बिटवीन टू हिंदूज सोलेमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इज वॉइड if the date of such marriage either party has a husband or wife
living and the provision of section 494 and 495 shall apply accordingly। तो सेक्शन 17 ने कहा कि मैरिज वॉइड भी है, पनिशेबल भी है, और आप इस वॉइड को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराते हैं सेक्शन नंबर 11 में। ये इसका कॉन्सिक्वेंसेज है। तो यहां से सवाल बन जाता है कि फर्स्ट क्लोज में पॉलीगेमी है, केवल पॉलीएंड्री है, पॉलीगेमी पॉलीएंड्री बहुपत्नीत्व बहुपतित्व दोनों है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो आपका आंसर होगा पॉलीगेमी एंड पॉलीएंड्री बोथ। सेकंड कंडीशन देखिए, फ्री कंसेंट की बात करता है। विवाह के समय दोनों पक्षकारों की सहमति स्वतंत्र रही हो, और स्पेसिफिकली लिखा है कि साहब वो at the time of the marriage neither party is incapable of giving a valid consent to it in consequences of unsound of mind। अनसाउंड ऑफ माइंड कि साहब यदि विवाह का कोई भी पक्षकार विवाह के समय विकृत चित्त है और उस वजह से वो स्वतंत्र सहमति नहीं दे पा रहा है, तो भी विवाह नहीं हो सकता। और वो विवाह अगर होगा तो फिर कैसा होगा, तो वो वॉइडेबल होगा। एक और कंडीशन इसमें लिखी हुई है, विधि मान्य सहमति देने में तो समर्थ है। वो चित्त विकृत है, साउंड माइंड है, द पार्टी आइदर पार्टी इज नॉट साउंड माइंड but capable of giving a valid consent, but has been suffering from mental disorder of such a kind or to such an extent as to be unfit for marriage। वो मैरिज के लिए अनफिट है। एंड द प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड, या संतान उत्पत्ति के लिए अयोग्य है। देखिए यहां एंड शब्द लिखा गया बेसिकली कि साहब वो अनसाउंड माइंड होते हुए भी फ्री कंसेंट दे सकता है, बट इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित है कि वो विवाह के लिए अयोग्य हो, पहली शर्त, प्लस एंड शब्द लिखा हुआ है संतान उत्पत्ति के लिए अयोग्य हो, यानी कि दोनों शर्त पूरी होती हो तब जाके मैरिज वॉइडेबल होगी। बट एक केस लिखिए इस पर कि ये जो एंड शब्द है इसे और पढ़ा जाना चाहिए। कोई सी भी एक कंडीशंस पूरी होती हो तो भी ये क्लोज पिक्चर में आ जाएगी। दो कैपेबल ऑफ गिविंग ए वैलिड कंसेंट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच ए काइंड और टू सच एन एक्सटेंट एज टू बी अनफिट फॉर मैरिज, या तो मैरिज के लिए अनफिट हो या फिर और द प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, या संतान उत्पत्ति के लिए अयोग्य हो। इन दोनों में से कोई भी एक शर्त यदि पूरी होती है तो भी ये क्लोज पिक्चर में आ जाएगी। और वो केस है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस एम्बिग्यूटी को दूर किया, अलका शर्मा वर्सेस अविनाश चंद्र। उन्होंने कहा कि ये जो यहाँ पर एंड लिखा हुआ है, जो कंजंक्शन होता है, जो जोड़ने वाला होता है, उसको और पढ़ा जाए, अलका शर्मा वर्सेस अविनाश चंद्र। तो इट कुड बी द अनदर क्वेश्चन कि साहब किस केस में इस एम्बिग्यूटी को दूर किया गया। तो साहब यदि कंसेंट फ्री नहीं है, मैरिज वॉइडेबल होगी किस सेक्शन में, सेक्शन नंबर 12 में। और आप जानते हैं कि वॉइडेबल मैरिज वैलिड रहती है जब तक कि इसे वॉइड डिक्लेयर न करा लिया जाए। तो जिस भी पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं थी उस व्यक्ति के पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो कोर्ट में जाए, पिटीशन फाइल करे सेक्शन 12 में और मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करा ले। थर्ड क्लोज देखिए, लिखता है उसे उन्मत्तता का दौरा बार बार पड़ता हो, हैज बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक ऑफ इंसैनिटी, उसे उन्मत्तता का दौरा बार बार पड़ता हो। इससे पहले एक ग्राउंड और होता था यहां पर, मिर्गी, एपिलेप्सी, वो 1999 में हटा दिया गया। अब केवल उन्मत्तता शब्द रखा गया। तो ये भी सवाल हो सकता है, थर्ड क्लोज है इसी में तीसरी बात है
किसवे उन्मत्तता का दौरा, पागलपन का दौरा। बार बार पढ़ता हो, यहां पर एक शब्द और हुआ करता था, एपिलेप्सी, जो 1999 में हटाया गया। ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि मृगी शब्द को यहां से कब रिमूव किया गया। इसका मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति को आज की तारीख में मृगी के दौरे पड़ते हैं, तो मृगी असाध्य बीमारी नहीं है, इट इज ए क्यूरेबल डिजीज, तो इस ग्राउंड पे अब विवाह वॉइडेबल नहीं होगा। नेक्स्ट एज की बात करता है कि साहब द पार्टीज आर नॉट the bridegroom has completed the age of 21 year, लड़के ने 21 साल की आयु प्राप्त कर लियो, एंड द ब्राइड द एज ऑफ 18 ईयर एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो 21 और 18 वर्ष की आयु का होना जरूरी है। 1978 में ये एज बदली गई है, पहले एज इससे कम हुआ करती थी। और अब तो आने वाले समय में आप देख रहे होंगे, यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनता है तो फिर ब्राइड ग्रूम और ब्राइड दोनों की एज 21 ईयर हो जाने वाली है। अगर इस कंडीशन को वायलेट किया गया तो मैरिज का हश्र क्या होगा। थर्ड कंडीशन है एज को लेकर। ये सवाल बिहार हायर जुडिशियल सर्विसेज में अभी पूछा गया। ब्राइड ग्रूम 21 ईयर्स और ब्राइड की एज होनी चाहिए 18, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और यदि इससे कम है तो फिर जाहिर सी बात है ये लोग फ्री कंसेंट देने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होंगे, ये विवाह किसी ना किसी ने जरूर कराया होगा। 1978 से पहले ये प्रोविजंस थे कि गार्जियंस भी विवाह करा सकते थे माइनर्स का, सेक्शन नंबर 6 में, जिसे रिपील कर दिया गया। लेकिन आज की तारीख में भी ये बना हुआ है कि साहब यदि इनकी एज इतने से कम है तो फिर ये फ्री कंसेंट नहीं दे सकते एज पर सेक्शन 5 सब क्लोज 2। तो फिर किसी ना किसी ने इनके विवाह को अनुष्ठापित कराया होगा, वो व्यक्ति उसके लिए पनिशेबल होगा। यानी कि अगर इस कंडीशन का वायलेशन हुआ तो विवाह तो वैलिड ही रहने वाला है, बट पनिशेबल होगा। दंडनीय होगा। और ये पनिशमेंट दिया गया है साहब सेक्शन नंबर 18 में। आइए जरा धारा नंबर 18 पे चलते हैं। सेक्शन नंबर 18 पर आइएगा। अपने बेयर एक्ट में पहुंचिए सेक्शन नंबर 18 पर। लिखता है साहब, in the case of a contravention of the conditions specified in clause 3rd of section 5 with rigorous imprisonment which may extend to 2 years or with fine which may extend to 1 lakh rupees or with both। रिगरस इम्प्रिजोनमेंट साहब, पहले तो बड़ा कम सजा होती थी, लेकिन चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 2006 में जो बना, बाल विवाह रोकने के लिए पहले वर्ष 2000 का कानून हुआ करता था, लेकिन उस विवाह के प्रोविजंस को रिस्ट्रिक्ट बनाया गया और 2006 में एक एक्ट बनाया गया, फिर से चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, और उसके परसुएंस में सजा यहां पर भी बढ़ा दी और कह दिया कि साहब 2 साल तक का कठोर कारावास या जुर्माना जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा। ये 18 के फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है, सेक्शन 18 के फर्स्ट पार्ट में 2 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों। दिस इज द थर्ड कंडीशन। ये सब कॉन्सिक्वेंसेज पूछे जाएंगे। बिहार में सवाल पूछा गया और इनिशियली इन्होंने इसका आंसर भी गलत दिया था। फोर्थ क्लोज देखिएगा। फोर्थ क्लोज बात करता है बी पी, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। साहब विवाह के दोनों पक्षकार प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ना आते हो, यदि वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएंगे तो मैरिज वॉइड होगी। सिमिलरली विवाह के दोनों पक्षकार सपिंडा रिलेशनशिप में ना आते हो, वे एक दूसरे के सपिंडा ना हो,
अगर वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं या सपिंडा में आते हैं तो वो मैरिज वॉइड होगी और पनिशेबल भी होगी। 1 महीने तक की सजा हो सकती है, सादा कारावास या जुर्माना जो 1,000 रुपए तक का, या दोनों। यहाँ पर सिंपल इम्प्रिजोनमेंट अप टू 1 मंथ और 1,000 रुपए तक का फाइन, या फिर दोनों, दोनों ही कंडीशंस में। हाँ, बट इफ देयर इज एनी कस्टम और यूजेस एप्लीकेबल टू दी पार्टीज, यदि दोनों पक्षकारों को कोई रूढ़ी या प्रथा लागू होती है तब सपिंडाज में मैरिज की जा सकती है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बीच में मैरिज हो सकती है। देखिए, कॉमन सा एग्जाम्पल आप देखते होंगे हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, पश्चिमी भी छोड़िए, कि साहब यदि बड़ा भाई एक्सपायर कर जाता है, बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है, तो उस भाई की वाइफ को छोटे भाई के यहाँ बैठा दिया जाता है, जबकि भाभी और देवर के बीच जो रिलेशनशिप है वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आता है और वो मैरिज वॉइड है, unless there is a custom or uses. And I think in the state of Uttar Pradesh there is no custom or uses for the such marriage. तो इस तरीके के जो विवाह होते हैं वो शून्य है जब तक कोई प्रथा ना हो। 18(2) में ये पनिशेबल है, सेक्शन 18 सब क्लोज 2 मैरिज भी वॉइड है। तो अगर आप देख रहे हैं कि साहब वॉइड मैरिज एक तो आपको यहां देखने को मिला, एक आपको यहां देखने को मिला, एक इस केस में, यानी कि बीपी सिंह जो मेरा नाम है, इस केस में बाइगेमी, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड सपिंडा, इन तीनों केसेस में मैरिज वॉइड होगी और पनिशेबल होगी या तो सेक्शन 17 में या फिर सेक्शन 18 सब क्लोज सेकंड में। आइए जरा एक बार सेक्शन 11 पर चलते हैं। वॉइड मैरिज और ग्राउंड है बाइगेमी, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड सपिंडा, पनिशेबल सेक्शन 17 और 18 सब क्लोज सेकंड। आइए सेक्शन 11 पर आइएगा जरा, बेयर एक्ट में। देखिए लिखता है एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ये एक्ट 18/1955 को लागू हुआ और इस एक्ट के लागू होने के बाद हिंदू विवाह की शर्तें निर्धारित की गई। अब यदि उन शर्तों का वायलेशन होता है और खासतौर से पहली, चौथी और पांचवी शर्त का, तो मैरिज वॉइड होगा। इसका मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा एक्ट का, वो सॉरी प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, क्योंकि जब एक्ट ही पारित नहीं हुआ, एक्ट ही लागू नहीं हुआ, तो शर्तों का भी मतलब नहीं बनता कुछ। तो सेक्शन 11 हैज ए प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब देखिए मैं पढ़ता हूं उसे, एनी मैरिज solemnized after the commencement of this act shall be null and void, shall be null and void, and may on a petition presented by either party, underline करें, thereto against the other party. It means कि केवल विवाह के पक्षकार ही ऐसे विवाह को वॉइड, कोर्ट की डिक्री के माध्यम से नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए पिटीशन फाइल करने के हकदार होंगे, उसके अलावा कोई और नहीं। उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स सेक्शन 11 का पिटीशन फाइल नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल विवाह के पक्षकार ही ऐसा पिटीशन फाइल कर सकते हैं। केस लिखिए सुरेश कुमार आशा रानी, सुरेश कुमार आशा रानी, 1993 सुप्रीम कोर्ट। ये सवाल मेंस में भी पूछ लिया जाता है। Only the parties to the marriage, only the parties to the marriage are entitled to file a petition under section 11. केवल विवाह के पक्षकार ही धारा 11 के अधीन याचिका दायर कर सकते हैं। केवल विवाह के पक्षकार ही धारा 11 के अधीन याचिका दायर कर सकते हैं।
अब देखिए सेक्शन 5 के जो इनिशियल वर्ड हैं लिखा हुआ है साहब, ए मैरिज मे बी सोलेमनाइज्ड बिटवीन एनी टू हिंदूज। अगर आप इस शब्दों को पढ़ें तो साहब, द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज आर नॉट सर्टेन। पक्षकारों की पहचान, पक्षकारों की स्पष्टता यहां सुनिश्चित नहीं होती है। या नहीं पता चल रहा कि साहब दोनों पार्टी मेल हो, दोनों फीमेल हो, एक मेल हो एक फीमेल हो। हालांकि आगे शर्त यदि आप देखेंगे तो लिखा है पति की उम्र पत्नी की उम्र, लेकिन भैया मैंने एक पेयर ऐसा भी देखा है कि दो लड़कियां, जब लिविंग रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट समाज में आया था, आज से 20 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं आपको, दो लड़कियां शामली से सबसे पहले फरार हुई और मुजफ्फरनगर आ गई शादी करने के लिए, और उनमें से एक लड़का था और एक लड़की थी। मतलब एक लड़का बना हुआ था और एक लड़की। चैम्बर पे आई कि शादी करा दीजिए। मैंने कहा हाउ इट इज पॉसिबल? साहब मैं लड़का हूँ, ये लड़की है। मैंने कहा तुम तो दोनों लड़कियां हो। हुई उनकी शादी, किसी और वकील साहब ने करा दी नोटरी पे। सेम सेक्स सेम मैरिज, ये कॉन्सेप्ट आजकल बड़ा चर्चाओं में है। सेम सेक्स मैरिज को लेकर इस पे संविधान में सवाल भी पूछा जा सकता है। कुछ इस पे लिख लीजिए, इफ बोथ पार्टीज आर इनुच, INUCH, इनुच कहते हैं जो न मेल हो न फीमेल हो। यदि दोनों पक्षकार, सामान्य भाषा में हिजड़े जिन्हें आप कहते हैं, यदि दोनों पक्षकार हिजड़े हों तो विवाह शून्य होगा, वॉइड होगा। देखिए, इफ वन पार्टी इज इम्पोर्टेंट, यदि एक पक्षकार नपुंसक है, इधर टू मेल और फीमेल, यदि एक पक्षकार नपुंसक है, तब तो सेक्शन 5 के सब क्लोज सेकंड में आ जाता है कि वो संतान उत्पत्ति के अयोग्य है, तो विवाह वॉइडेबल होगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। सेक्शन 6 1978 में समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब 1978 से पहले वधु की आयु, ब्राइड की एज 16 ईयर हुआ करती थी, और उस वक्त गार्जियंस को परमिशन थी कि वो शादी करा सकें, बट 1978 के बाद ये प्रोविजन समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसके आगे चलिए। सेक्शन 5 शर्तें 5, 6 समाप्त हो गया। सेक्शन 7 फेरे 7, ऐसे याद रखते हैं। तो सेक्शन 7 सेरेमनीज की बात करता है, संस्कारों की बात करता है, और सेक्शन 7 बेसिकली हिंदू विवाह के लिए किसी भी संस्कार को कंपलसरी डिक्लेयर नहीं करता है कि साहब ये संस्कार आपको करने, बल्कि ये पार्टीज के ऊपर है कि पार्टीज के ऊपर जो भी संस्कार लागू होते होंगे वो अपने उन अनुष्ठानों से, उन संस्कारों के माध्यम से विवाह को कर सकते हैं। हाँ, जहां पर सप्तपदी लागू होती है वहां जब तक सप्तपदी कंप्लीट ना कर ली जाए विवाह पूर्ण नहीं माना जाता, ये जरूर कहा गया। अदरवाइज सेक्शन 7 कंपलसरी नहीं बताता है कि साहब फला फला सेरेमनीज हैं, ये अनुष्ठान आपको करने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। इट इज नॉट द मैंडेट ऑफ सेक्शन 7। लेकिन सवाल ये उठता है कि साहब यदि कहीं सप्तपदी लागू है और 7वां फेरा पूरा नहीं किया गया, तो फिर उस विवाह का क्या रिजल्ट होगा? क्या विवाह वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा, इनवैलिड होगा, इलीगल होगा? अगर सप्तपदी पार्टीज को लागू होती है और सप्तपदी पूरी नहीं की गई है, या जो भी सेरेमनी लागू होती है वो सेरेमनी नहीं की गई है, तो लिख लीजिए कि इन एब्सेंस ऑफ द सेरेमनीज द मैरिज विल बी इनवैलिड। लिख लीजिए।
इस सवाल में गच्चा मत खा जाना। केस लिखिए एस नागालिंगम वर्सेस शिवगामी। एस नागालिंगम, एस नागालिंगम वर्सेस शिवगामी। बाहुबली वाली शिवगामी समझ लीजिए। शिवगामी की बहू पर इतना अहंकार अच्छा लगता है, एक डायलॉग था उसमें। लिखिए इफ इन द केस, ऐसे लिखिए इन द केस वेयर सप्तपदी एंड दत्तक होम। दत्तक होम का मतलब होता है कि साहब हवन करना, जब दत्तक लिया जाता है, घी की आहुति डालकर ज्वाला प्रज्वलित करना। इन द केस वेयर सप्तपदी एंड दत्तक होम इज एप्लीकेबल, then it would be mandatory for the parties। उन मामलों में जहां सप्तपदी एवं दत्तक होम लागू होता है, वहां यह पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। उन मामलों में जहां दत्तक होम एवं सप्तपदी लागू होता है, वहां यह पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। जी, एक और जजमेंट लिखिए इसी पर। भाऊ राव शंकर लोखंडे, भाऊ राव शंकर लोखंडे, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। भाऊ राव शंकर लोखंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1956 सुप्रीम कोर्ट। लिखिए द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट ए हिंदू मैरिज मस्ट बी प्रूव्ड बाय सेरेमनीज। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ए हिंदू मैरिज मस्ट बी प्रूव्ड बाय सेरेमनीज। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक हिंदू विवाह कर्म कांडों या अनुष्ठानों के द्वारा साबित किया जाना चाहिए, अनुष्ठानों के द्वारा साबित किया जाना चाहिए। एंड रिसेंटली इन ए केस of the Honorable Supreme Court again stated for the ceremonies and the case is डोली रानी वर्सेस मनीष कुमार। अभी चर्चाओं में रहा, इसलिए ये सवाल मेंस में या प्रीलिम्स में पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। डोली रानी वर्सेस मनीष कुमार 2024 सुप्रीम कोर्ट। और अभी गाजियाबाद से डोली रानी कांग्रेस की प्रत्याशी थी, हार गई है, इसलिए याद रह जाएगा। डोली रानी वर्सेस मनीष कुमार। 2024 सुप्रीम कोर्ट। गजब का मैंडेट आया भाई, जनता ने गजब का मैंडेट 2024 में दिया। कल आपने रिजल्ट्स देखे होंगे, सब खुश हैं। एनडीए वालों को बहुमत मिल गया, उधर भी सरकार बनाने की संभावना, नीतीश कुमार भी खुश, चंद्रबाबू नायडू भी खुश, और कोई भी खुश नहीं है। ठाकुर भी खुश और कोई भी खुश नहीं है। गजब का मैंडेट है। डोली रानी वर्सेस मनीष कुमार 2024 सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट सेकंड, 2 पॉइंट अलग अलग करके लिख लीजिए। देखिए हिंदू मैरिज इनवैलिड, हिंदू मैरिज इज इनवैलिड, यही शब्द आया जो मैं बता रहा हूं, इनवैलिड। हिंदू मैरिज इज इनवैलिड इफ रिक्विजिट सेरेमनीज आर नॉट परफॉर्म्ड।
Hindu marriage invalid if requisite ceremonies are not performed. हिंदू विवाह अवैध होगा यदि आवश्यक अनुष्ठान संपन्न नहीं कराए गए हैं। सेकंड पॉइंट लिखिए, रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी लिखा सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए, रजिस्ट्रेशन वुड नॉट मेक सच ए मैरिज लेजिटिमेट। रजिस्ट्रेशन वुड नॉट मेक सच ए मैरिज registration would not make such a marriage legitimate. ऐसे विवाह का पंजीकरण विवाह को वैध नहीं बनाता। आप लाख रजिस्ट्रेशन कराएं, आपके यहाँ जो रिक्विजिट सेरेमनीज थी आपने उन्हें परफॉर्म नहीं किया है, तो फिर केवल रजिस्ट्रेशन कराने से विवाह वैध नहीं हो जाएगा। ऐसे विवाह का रजिस्ट्रेशन विवाह को पंजीकरण विवाह को वैध नहीं बना देता। सवाल ये आता है कि साहब इतना पायस ऑब्लिगेशन इंस्टीट्यूशन है, आप उसे साबित कैसे करोगे? तो इतना जो तामझाम होता है ना कि साहब लड़की वाले की तरफ से भी बड़ा मेहमान बुलाए जाते हैं, लड़के वाले बारात लेके जाते हैं, तमाम सारी चीजें होती है, वो इसीलिए होता है कि साहब समय समय पर जो सेरेमनीज हैं सभी लोगों के सामने वो परफॉर्म की जाए ताकि मैरिज को इजीली प्रूव किया जा सके। वरना आजकल तो आप हाल देख ही रहे किस तरीके से ये इंस्टीट्यूशन ब्रेक हो रहा है, टूट गया है। हर तीसरी शादी वही फैमिली कोर्ट में खड़ी है। बड़ा अच्छा लगता है, दो चक्कर हम जैसे वकील भी फैमिली कोर्ट की तरफ को लगा आते हैं ऐसे फ्री फंड में। अरे भाई, शादियां होती थी, दुल्हन की मुंह दिखाई, मुंह देखने के लिए पैसे देने पड़ते थे, फ्री में देख लो, क्या दिक्कत है? चले जाओ फैमिली कोर्ट मेरठ ही चले जाओ, कई सारी दुल्हन खड़ी होंगी। चलिए साहब, सेक्शन नंबर 8 पर आइए। सेक्शन 5, विवाह की शर्तें भी 5। सेक्शन 7, फेरे भी 7। और धारा 8 बात करता है रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी। पहली बात, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो रजिस्ट्रेशन को के लिए प्रोविजन कर सकती है और उसका वायलेशन 25 रुपए तक मैक्सिमम जुर्माना होगा, फाइन होगा। बट इन द केस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सीमा कुमार वर्सेस अश्वनी, लिख लो सीमा कुमारी वर्सेस अश्वनी, एक जजमेंट है इस पर भी, सीमा बनाम अश्वनी कुमार, 2006 सुप्रीम कोर्ट। लिखिए, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इशूड डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेड दैट, इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के लिए दिशा निर्देश जारी किए और कहा कि, एंड सेड दैट registration of Hindu marriage should be made compulsory. Registration of Hindu marriage should be made compulsory. हिंदू विवाह का पंजीकरण अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। अब जब आपको फॉरेन कंट्री जाना होता है तब तो आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं क्योंकि वीजा नहीं मिलेगा अदरवाइज, वरना कौन रजिस्ट्रेशन करा रहा है? हम जैसे पढ़े लिखे लोग भी विदाउट रजिस्ट्रेशन ही घूम रहे हैं। कानून को जानने वाले लोग भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। अब अगर रजिस्ट्रेशन कराओगे तो फिर कम से कम एक सबूत तो रहेगा। सेरेमनीज हो गई, रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर इन सारी चीजों से मिलकर विवाह को इजीली प्रूव किया जा सकेगा। अब लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं आप, कोर्ट ये कहता है कि ठीक है, प्रिजम्पशन की जाएगी कि सोसाइटी वाले आपको हस्बैंड वाइफ की तरह मान रहे हैं, बट उस तरीके के केसेस जब कोर्ट में आने शुरू होंगे, अभी नहीं आ रहे हैं लिविंग रिलेशनशिप के केसेस, अभी तो लिविंग रिलेशनशिप में जो रह रहे हैं उनके 20-30-40 पीसेस तो हो जाते हैं और फ्रिज में बंद कर दिए जाते हैं।
धीरे धीरे ये केसेस कोर्ट में आने शुरू होंगे आने वाले 10 सालों में। वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होगी कि साहब हाउ टू बी प्रूव्ड सच ए मैरिज और हाउ टू बी प्रूव सच ए रिलेशनशिप। क्योंकि लड़की नाट जाए, एकदम कह दे साहब मैं तो जानती नहीं ये कौन है, या लड़का ही मना कर दे, डिनाई कर दे, रिफ्यूज कर दे, मैं तो जानती नहीं साहब, मैं कभी रही नहीं इसके साथ या रहा नहीं इसके साथ, तो फिर आप कैसे प्रूव करोगे? प्रिजम्पशन है आपके फेवर में। और ऐसी सोसाइटीज हो गई हैं कि सोसाइटी वाले जानते नहीं है एक दूसरे को, विटनेसेस आने के लिए तैयार नहीं है कोर्ट में, तो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम। देखिए फिर से पढ़ रहा हूं एक बार सेक्शन नंबर 8 को, लिखता है फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग द प्रूफ ऑफ हिंदू मैरिज। किस तरीके से हिंदू विवाह को साबित किया जा सके, उसको सुकूर बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो ऐसे रूल फ्रेम कर सकती है जिसमें ये बंद हो कि सब पार्टी अपने विवाह को रजिस्टर कराए। और उसके बावजूद भी यदि आप रजिस्टर नहीं कराते, मान के चलिए यदि स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स फ्रेम किए और उसके बाद भी आप रजिस्टर्ड नहीं करा रहे, तो क्या उससे विवाह इनवैलिड हो जाएगा? नहीं, विवाह की वैलिडिटी तो सेक्शन 5 निर्धारित करेगी, रजिस्ट्रेशन नहीं। There should not be bigamy, there should be a free consent, the age is completed, the parties not come to the prohibited relationship or the sapindas. If these five, and both parties should be the Hindu, these 6 conditions are satisfied, the marriage is valid marriage, otherwise the marriage is invalid. तो रजिस्ट्रेशन कराना, रजिस्ट्रेशन न कराना मैरिज की वैलिडिटी को प्रभावित नहीं करता, उसकी वैधता पर प्रभाव नहीं डालता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए सेक्शन नंबर 9, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। जानते ही हैं आप, मैक्सिमम केसेस में पत्नियां ही रूस के चली जाती हैं, तो उन्हें बुलाने के लिए जो दावा दायर होता है सेक्शन 9 में, और मुस्लिम लॉ में इसे हक जो इज्जत कहते हैं, जो सिविल राइट के तहत दावा दायर होता है वहां पर। देयर इज नो सच प्रोविजन इन द मुस्लिम लॉ फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, बट देयर इज सिविल राइट्स, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, वहां के जो इज्जत का दावा वहां दायर करते हैं। मतलब विवाह में से कोई भी एक पक्षकार बिना किसी रीजनेबल कोज के, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के दूसरे व्यक्ति से अपना कोहेबिटेशन अलग कर लेता है। देयर इज नो सच रीजनेबल कोज टू सेपरेट द कोहेबिटेशन फ्रॉम द अदर पार्टी। तो फिर ऐसी स्थिति में विवाह का दूसरा पक्षकार कहां आवेदन दायर करेगा? देखिए एक्ट में डीजे लिखा हुआ है, आपको प्रीलिम्स में डीजे ही लिखना होगा। फैमिली कोर्ट भी ऑप्शन आएगा कि सेक्शन 9 का दावा कहां दायर होगा? सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट जज एंड द फैमिली कोर्ट। द आंसर इज डिस्ट्रिक्ट जज। इज दिस क्लियर? आप ये भी जानते हैं कि साहब सेक्शन 9 में यदि डिक्री पास हो जाती है, उसका एग्जीक्यूशन कहां होगा? तो ऑर्डर 21 रूल 32 और रूल 33 सीपीसी में केवल प्रॉपर्टी को अटैच करके लिख लीजिए वो भी इसी के नीचे। एग्जीक्यूशन कहां होगा ऐसी डिक्री का? ऑर्डर 21 रूल 32 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ जेडी जजमेंट डेटर, एंड ऑर्डर 21 रूल 33 द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। न्यायालय का विवेक अधिकार है, मैं भी सीपीसी में पढ़ा रहा था आप लोगों को। एक जजमेंट भी लिखिए, सरोज रानी सुदर्शन कुमार, इस केस में इस धारा को संवैधानिक ठहराया गया। सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट
cannot be said to be violative of Article 14 and 21 of the Indian Constitution. धारा 9 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 या 21 का उल्लंघन नहीं करती है। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का दावा कहां दायर होगा? डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ। एग्जीक्यूशन ऑर्डर 21 रूल 32 आइदर 33 by the attachment of the property, or the court has the discretionary power to decide the periodic payment। और ऑर्डर 21 रूल 33 तब पिक्चर में आता है जब डिक्री वाइफ के फेवर में हो, पति अलग चला गया हो। यहां से मेंस का सवाल भी आता है कि पत्नी नौकरी करती है दिल्ली में, पति रहता है मेरठ में, और पति भी जॉब करता है, और पति कहता है कि मेरी नौकरी बहुत अच्छी है, तुम दिल्ली से चली आओ, छोड़ के यहीं साथ रहेंगे। पत्नी कहती है कुछ भी हो जाए नौकरी नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें जब भी टाइम मिले दिल्ली आ जाया करना। तो पति ने सूट फाइल कर दिया रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का। क्या सूट डिक्री होगा? आंसर इज नो। पति अपनी पत्नी को नौकरी छोड़ के अपने पास रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। और यदि पति नौकरी करने की वजह से बाहर रहती है तो साहब ये नहीं कहा जा सकता कि उसने बिना किसी रीजनेबल कोज के कोहैबिटेशन सेपरेट कर लिया। मिर्चू लाल का केस भी है इस पे। आगे चलिए, सेक्शन नंबर 10 जुडिशियल सेपरेशन। सेक्शन 10 का जो इफेक्ट है वो भूतलक्षी प्रभाव है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। विवाह इस अधिनियम के लागू होने से पहले हुआ हो या इस अधिनियम के लागू होने के बाद हुआ हो, यदि जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री लेनी होगी तो फिर इन्हीं ग्राउंड पर लेनी होगी जो सेक्शन 10 में लिखे हुए, जुडिशियल सेपरेशन। और दूसरी बात यहाँ ये याद रखनी है कि 1976 में जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स के ग्राउंड सेम कर दिए गए। तो 1976 the grounds of judicial separation and divorce becomes similar, and the ground is A C D C U L V R 7. These are the 8 grounds. A 1 2 3 4 5 6 7 8. Leprosy is not a ground of judicial separation of the divorce. Just now, कोड ही सुने होंगे ना आपने, वहां हरिद्वार नहाने चले जाओ, ऐसे ऐसे रंग लपेट के बैठे रहते हैं कि जैसे पता नहीं इनको क्या हो गया। फर्जी है सब वो, सुबह ही सुबह लेपा पोती करते हैं, चटनी लगा के, ग्रीन चटनी, ये चटनी, म्यूनीज। बट कोड इज नॉट ए क्यूरेबल डिजीज जस्ट नाउ, इनक्यूरेबल। कोड अब ऐसी बीमारी है जिसे ठीक किया जा सकता है, इसलिए यदि आपके पति पत्नी को कोड हो गया तो आप डाइवोर्स नहीं ले सकते, जुडिशियली सेपरेट नहीं हो सकते। इलाज कराओ, उसकी सेवा करो बेवा खाओ। ACD देखिए ऐसे याद किया था हमने, तो जैसे ABCD पढ़ने के लिए जाना है, कल चलेंगे यार, CUL कल, उसके बाद VR7 हमेशा के लिए याद हो गया, बस B हटाना है। और अब लेप्रोसी नहीं रहा तो ये हटा देना। अडल्ट्री, क्रूअलिटी, डिजर्सन, कन्वर्जन, अनसाउंड माइंड, वेनिरियल डिजीज, रिलीजियस एंडोमेंट एंड अननोन फ्रॉम 7 years। बस दो तीन बातें याद रखनी थी। 1976 में ये ग्राउंड अब डाइवोर्स के भी हो गए हैं, यही ग्राउंड अब जुडिशियल सेपरेशन के भी हो गए। और सेक्शन 10 में जुडिशियल सेपरेशन है, ग्राउंड आपके सामने है। और ये सेक्शन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखती है। सेक्शन 11 आप पढ़ ही चुके हैं। सेक्शन 12 में आइए, अवॉइडेबल मैरिज। यहां भी 4 ग्राउंड हैं।
एक ग्राउंड है impotency, that the marriage has not been consummated owing to the impotence of the respondent, whether the respondent is the male or the female. नपुंसकता. सेकंड है कंसेंट वाज नॉट फ्री, सेक्शन 5 सब क्लोज सेकंड. थर्ड है कंसेंट फ्रॉड या फोर्सफुली ली गई थी. और पांचवा है साहब पत्नी विवाह के समय प्रेग्नेंट थी. दीज आर दी फोर ग्राउंड. इंपोर्टेंसी सेकंड 5 सेकंड, यानी कि कंसेंट वाज नॉट फ्री. थर्ड है साहब कंसेंट वाज ऑब्टेन बाय फ्रॉड और फोर्स and pregnancy of wife. These are the four grounds on which the either party who has the option to file a petition under section 12 to declare the marriage as a void. अब अंदर पढ़ते रहना है कि साहब कितने दिन बाद पता चला हो, क्या हो, 1 वर्ष है, 1 वर्ष लिखा होगा. देखो जैसे मान के चलिए ये ग्राउंड है कि विवाह के दूसरे पक्षकार की सहमति फ्रॉड से ली गई या फोर्स से ली गई, बलपूर्वक ली गई है या कपट करके ली गई है. तो जिस दिन कपट का पता चल जाए या जिस दिन ये बल समाप्त हो जाए, आप पावर में आ गए, तो उस दिन के बाद 1 वर्ष के अंदर पिटीशन फाइल कर देनी चाहिए. और उसके बाद फिर ये नहीं कि मेरा पति है मेरी पत्नी है, फिर भी साहब पति पत्नी की तरह भी रह रहे हैं, पिटीशन भी ला रहे हैं. नहीं नहीं, फिर तो आपको उससे अलग ही हो जाना होगा अगर आप वॉइड डिक्लेयर कराना चाहते हैं. अगर इस ग्राउंड पे पिटीशन फाइल करना चाहते हैं तो फिर शर्तें ये होनी है कि साहब यू वर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ द मैरिज. आप नहीं जानते थे विवाह के समय कि ये महिला जो है गर्भवती है. और विवाह के 1 वर्ष के अंदर आपने पिटीशन फाइल कर दी और उसके बाद जब भी आपको पता चला हो साहब, उसके बाद कंज्यूमेट ना किया हो, कंज्यूमेशन ना हुआ हो. अच्छा साहब एक समस्या मुझे आप बताइए, विवाह हो जाने के बाद हस्बैंड को पता चलता है कि महिला प्रेग्नेंट है किसी और से, और वो सेक्शन 12 में पिटीशन फाइल नहीं करता. 1 वर्ष बीत गया, लिमिटेशन पीरियड हैज बीन लेप्स. तो क्या वो डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है? दिस इज क्वेश्चन फॉर यू एंड यू हैव 2 मिनट्स. फिर से सुनिए. विवाह के बाद उसको पता चला कि वाइफ जो है उसकी प्रेग्नेंट है और ये बच्चा किसी और का है. उसके पास एक ऑप्शन है कि वो विवाह को वॉइड डिक्लेयर करा ले अंडर सेक्शन 12, विवाह के 1 वर्ष के अंदर पिटीशन फाइल करके. बट वो पिटीशन फाइल नहीं करता. लिमिटेशन पीरियड हैज बीन सीज्ड. वेदर द पर्सन हैज द राइट टू फाइल ए पिटीशन फॉर डाइवोर्स? बताओ जरा. नो. अच्छा, मेरे सामने बैठे हुए भी नो ही बोल रहे हैं. भाई एक बात बताओ,
सेक्शन 12 के ग्राउंड अलग हैं और सेक्शन 13 के ग्राउंड अलग हैं। आपका यहाँ भी राइट है, आपका यहाँ भी राइट है, आपको यहाँ भी रेमेडी है, आपको यहाँ भी रेमेडी है। जब आपको कानून में एक से अधिक रेमेडीज दी गई हैं, तो साहब एक रेमेडी आप अवेल नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है दूसरी नहीं मिलेगी। चलिए छोड़िए, बहुत आसान सी बात बताइए, अगर एक एक्स पार्टी डिक्री हो गया सूट, सिविल सूट, तो आपके पास राइट है आप ऑर्डर 9 रूल 13 में जाएं, आपके पास राइट है आप 96 सब क्लोज 2 में जाएं, आपके पास राइट है आप रिव्यू पिटिशन फाइल करें एंड यू कैन फाइल ए फ्रेश सूट दैट द एक्सपायरी डिक्री वाज ऑब्टेन ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड। दीज आर द 4 रेमेडीज अवेलेबल टू यू। आपने पहली रेमेडी अवेल नहीं की तो इसका मतलब ये भी खत्म हो गई आपकी, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं। अडल्ट्री ग्राउंड नहीं है 13 में। क्रुअल्टी भी ग्राउंड हो सकता है। सवाल ये है यहाँ गुंजन जी, आपने थोड़ा ज्यादा सा दिमाग लगा दिया। 112 एविडेंस एक्ट में लेके पहुंच गए आप मुझे। 112 एविडेंस एक्ट तो कुछ और बात कहता है ना, लेजिटिमेसी की बात है, जहां तक प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ वाइफ रहेगी कि साहब ये हस्बैंड ही पिता है। बट यहाँ सवाल ये था कि विवाह से पहले प्रेग्नेंट है और विवाह के बाद उसे पता चलता है कि ये किसी और से प्रेग्नेंट है, तो ये तो चलो बर्डन ऑफ प्रूफ की बात हो गई जो आप बात कर रहे हैं सेक्शन 112। सेक्शन 112 ये थोड़ी कह रहा है कि साहब आपका बेटा कह दिया तो आपका ही हो जाएगा, आपको साबित करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ऐसे तो कोई भी आके मुझे कह दे कि ये मेरा पिता है तो मैं हो जाऊंगा, मुकदमा लड़ूंगा, सबूत दूंगा अपने फेवर में। देखिए सवाल ये है कि क्या, सवाल समझिए पहले। सवाल ये है कि क्या एक रेमेडी एग्जॉस्ट हो जाने के बाद आपकी उसी एक्ट में जो दूसरी रेमेडी है क्या वो भी एग्जॉस्ट हो जाती है? ऐसा कभी नहीं होगा। आपको जितनी रेमेडीज मिली है सबका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। एक रेमेडी के समाप्त हो जाने से दूसरी रेमेडी पर प्रभाव नहीं पड़ता अनलेस अनटिल देयर इज ए क्लियर प्रोविजन इन द लॉ। जब तक कोई क्लियर प्रोविजन ना हो, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आप यहीं पढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है यदि यदि 96 में अपील की गई है और अपील डिसाइड हो गई है विड्रॉल करने के अलावा, एक तो उसने विड्रॉ कर ली अपील, उसके अलावा अगर अपील डिसाइड हो गई, चाहे मेरिट पे डिसाइड हो गई, डिसमिस इन डिफॉल्ट हो गई, मेरिट पे खारिज हो गई, तो फिर 913 का प्रार्थना पत्र मेंटेनेबल नहीं होगा। तब तो बात लगती है, ये इन्फ्रक्चुअस हो गया, इसका मतलब नहीं बचा। तो अगर अगर एक्ट प्रोवाइड करता है इस तरीके की चीजें तब तो है। अदरवाइज जितनी रेमेडीज आपको मिली हैं, खासतौर से सिविल लॉज में, तो यू हैव द राइट टू इंजॉयड ऑल दी रेमेडीज। एक के समाप्त हो जाने से आपकी दूसरी रेमेडी समाप्त नहीं होती है। एक जजमेंट लिख लो, इसे पढ़ लेना, ठीक है? सरलाबाई वर्सेस कोमल सिंह, 1991 सुप्रीम कोर्ट, पढ़ के बताना। सरलाबाई वर्सेस कोमल सिंह। ये तो मैं आपके मेंस के लिए बात कर रहा हूं, ऐसे ही इसका आपका प्रीलिम्स से कोई मतलब नहीं है। चलिए साहब सेक्शन नंबर 13 पर आइएगा। यदि आप डाइवोर्स की बात करते हैं,
4 थ्योरीज हैं साहब, गिल्ट थ्योरी, फोल्ट थ्योरी सिमिलर ही है, ब्रेकडाउन थ्योरी, कंसेंट थ्योरी, इररिविटेबल ब्रेकडाउन थ्योरीज, दीज आर दी 4 थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स। यदि आप इसकी बात करें तो या तो आप ग्राउंड देख ही रहे हैं साहब, एडल्ट्री, क्रूअल्टी, डिजर्सन, कन्वर्जन, अनसाउंड माइंड, लेप्रोसी अब रहा नहीं है, वेनिरियल डिजीज, रिलीजियस एंडोमेंट एंड अननोन फ्रॉम 7 ईयर्स, दीज आर दी 8 ग्राउंड गिल्ट थ्योरी पे बेस्ड है। यदि आप ब्रेकडाउन थ्योरी की बात करें तो 1976 में 2 ग्राउंड्स यहां जोड़ दिए गए कि जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास हो गई और फिर उसके बाद 1 वर्ष हो गया, कंज्यूमेशन नहीं हुआ, या फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का सेक्शन 9 में डिक्री पास हो गई और उसके 1 साल बीत गया तब भी उनके बीच कंज्यूमेशन नहीं हुआ, तो भी ब्रेकडाउन हो गया। उस आधार पे फिर फाइल किया जा सकता है जुडिशियल सेपरेशन, वो सॉरी, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, आरसीआर 1 ईयर, जुडिशियल सेपरेशन 1 ईयर, सेक्शन 9 और सेक्शन 10। 1A 1B पर आइए, सेक्शन नंबर 13 सब क्लोज 1 के बाद 1A जुड़ा होगा, 64 सॉरी, ये मैंने गलत लिखा ना, 64 है 1964। 1964 में ब्रेकडाउन थ्योरी पर आधारित इन 2 ग्राउंड्स को रखा गया। नाइनटीन 1964 में ये कहा कि साहब ए और बी हस्बैंड वाइफ हैं, इनके बीच में सेक्शन 9 की डिक्री पास हो गई ए के फेवर में, ए चाहे वाइफ हो हस्बैंड हो उससे मतलब नहीं है, और उसके बाद भी 1 वर्ष हो गया और फिर भी दोनों के बीच कंज्यूमेशन नहीं हुआ, दोनों साथ साथ नहीं रह पाए, तो फिर इस ग्राउंड पर अब डाइवोर्स का सूट फाइल किया जा सकता है, डाइवोर्स पिटीशन फाइल किया जा सकता है। 1964 में इस थ्योरी के आधार पे ये 2 ग्राउंड जोड़े गए और तब तो यहां पर ये लिमिटेशन पीरियड 2 इयर्स हुआ करता था, लेकिन 1976 में जब अमेंडमेंट हुए तब इसे 2 से घटा के 1 वर्ष कर दिया, दोनों ही केसेस में, चाहे सेक्शन 9 की डिक्री हो चाहे सेक्शन 10 में जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री हो। सेक्शन 13 सब क्लोज 2, ये 13(1) है और ये 13(1)(a) है, और उसके बाद सेक्शन 13(2) में वाइफ को केवल 4 ग्राउंड्स दिए गए, केवल वाइफ के लिए, पत्नी के लिए तलाक के 4 अतिरिक्त आधार, वो आपको पता ही होंगे। पति की पूर्व विवाहित पत्नी जीवित है, पति का कन्विक्शन हो गया है सोडोमी के लिए, रेप के लिए, बेस्टिलिटी के लिए, क्या वो मेंटेनेंस पे नहीं कर रहा है सेक्शन 18 हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में या सेक्शन 125 में, या पत्नी के पास यहाँ ऑप्शन ऑफ पबर्टी भी रहता है। देखिए सेक्शन 13(2) में 4 ग्राउंड दिए हुए, सबसे आखिरी वाले ग्राउंड पे आ जाओ, या यूं कहूं कि मैं जहां सेक्शन 13A स्टार्ट हो रहा है 13 से अगले वाला, उससे जस्ट ऊपर जो 13 में लिखा हुआ उस पर आइए, वहां 4th लिखा होगा, इसे पढ़ते हैं, इसे ऑप्शन ऑफ पबर्टी। ये आप मुस्लिम लॉ में भी पढ़ते हैं जहां से ख्यार उल बुलूग कहा जाता है, मुस्लिम लॉ में। यौवनावस्था का विकल्प भी आप हिंदी में कहते हैं। देखिए मैं लिख रहा हूं दैट हर मैरिज वेदर कंज्यूमेटेड और नोट, this is the major difference between the concept of option of poverty in Hindu law as well as in the Muslim law. मुस्लिम लॉ में अगर इंटरकोर्स हुआ
ये राइट खत्म हो जाता है। बट हिंदू लॉ ये कहता है कि वेदर द मैरिज इज कंज्यूमेटेड और नॉट, चाहे विवाह के बाद इंटरकोर्स हुआ हो या न हुआ हो, अगर 15 साल से पहले विवाह किया गया था, 15 की उसने आयु पूरी कर ली और 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व वो चाहे तो रेपुडिएट कर सकती है, मना कर सकती है। वो रेपुडिएट करेगी, उसके बाद पेटिशन फाइल करेगी, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तो ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए सेक्शन 13A पर आइए। लिखता है विवाह विच्छेद की कार्रवाई में रेस्पोंडेंट को अल्टरनेटिव रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स टू द रेस्पोंडेंट, 3 ग्राउंड पर। मतलब कोर्ट डाइवोर्स देने की बजाय जुडिशियल सेपरेशन दे सकता है। 3 ग्राउंड है 13(1) में जो ग्राउंड्स दिए गए थे, ACDCULVR7, इनमें से 3 ग्राउंड हैं और वो है साहब 2, 6, 7 वाले। कन्वर्जन हिंदू नहीं रहा, ये तो फर्स्ट में ही लिखा हुआ है सब, ये तीनों। ये 2 हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नहीं नहीं, ये तो नहीं रहा अब। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। नहीं, देखो जरा इसे एक बार। इसमें 3 ग्राउंड है बेसिकली। हिंदू नहीं रहा, जाए उसने संसार को त्याग दिया, या 7 वर्ष से लापता है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वो बिल्कुल जो रोमन में लिखा हुआ ना, उसने किसी दूसरे धार्मिक आश्रम में प्रवेश करके संसार का परित्याग कर चुका है। रिनाउंस द वर्ल्ड ऑफ एंटरिंग द रिलीजियस ऑर्डर। ये 3 ग्राउंड है साहब, या तो उसने कन्वर्जन कर लिया, या वो सन्यासी हो गया, या वो 7 वर्ष से लापता है। तो इन 3 केसेस में रेस्पोंडेंट के लिए अल्टरनेटिव रिलीफ है कि डाइवोर्स की बजाय जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री कोर्ट पास कर सकता है। ठीक है, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है इतनी ज्यादा। 13B पर आइएगा। कंसेंट थ्योरी पर बेस्ड है, आपसी सहमति के द्वारा विवाह विच्छेद। यदि दोनों पार्टीज आपसी सहमति के द्वारा विवाह विच्छेद चाहते हैं, ये भी 1976 में जोड़ा गया। बेसिकली हिंदू मैरिज एक्ट में 1976 में बड़े अमेंडमेंट हुए। और जब आप नेचर पढ़ते हैं कि वेदर द हिंदू मैरिज इज ए प्योरली इज ए सेक्रामेंट और कॉन्ट्रैक्ट, तब वहां ये काम करता है कि साहब 1976 के एक्ट ने तो इसकी जो सेक्रामेंटल नेचर था उसको बहुत ज्यादा ब्रेक किया। कि एक तो ये बड़ा चेंजेज आ गया कि अब आपसी सहमति से आप कोर्ट जाके इस विवाह को समाप्त करा सकते हैं, जबकि ये तो एक पवित्र इंस्टीट्यूशन था। जोड़ियां स्वर्ग में बनती थी साहब, पत्नी एक बार घर आ गई तो पता नहीं, बस फिर तो मरते दम तक वहीं रहेगी, कुछ ऐसी ऐसी बातें। देखिए सेक्शन 13B के लिए भी लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पिटीशन फाइल की जाएगी। हालांकि फैमिली कोर्ट अब बन गई है, बट आपका आंसर यही होना चाहिए। और लिखा हुआ है पहला ग्राउंड ये कि जब आप पिटीशन फाइल कर रहे हैं तो आपको बताना होगा कि आप 1 वर्ष या उससे अधिक समय से अलग अलग रह रहे हैं और साथ नहीं रह सके हैं, और इस बात के लिए आपस में सहमत हो गए हैं कि विवाह विघटित कर देना चाहिए। और एक चीज ये भी है कि साहब, सवाल ये भी है कि विवाह के 1 वर्ष के अंदर तलाक के लिए कोई याचिका पेश नहीं की जाएगी, ये सेक्शन 14 कहता है। देखिए कानून भी ये समझ के चलता है कि साहब हमारे यहाँ जो सोसाइटी है उसमें महिलाओं को पुरुषों के घर जाके रहना पड़ता है, और ये जितना कष्टकारी महिलाओं के लिए है उतना ही कष्टकारी पुरुषों के लिए भी है। मैं 18 साल 20 साल 21 साल उम्र है साहब, 21 साल की उम्र तक मैं अपना कमरा शेयर कर रहा हूँ खुद अकेला, और अब एक महिला है मेरे कमरे में रहे,
मेरी चीजें इधर से उधर करे तो मुझे भी बड़ा परेशानी होगी, तो एडजस्टमेंट तो मुझे भी करना होगा। मैं कह रहा हूं महिलाओं के लिए बहुत कष्टकारी है, जस्ट अपोजिट कर दीजिए, पुरुषों को जाना पड़ जाए महिलाओं के घर तो विद इन 1 मंथ सिर विर फोड़ के भाग आएगा भाई, नहीं रह पाएगा। तलाक तो छोड़ दो, आप कर मर कट जाएगा वहीं पे। अगर महिला की मम्मी ने कह दिया आज दाल बढ़िया नहीं बनाई तुमने, तो कुकर ही फेंक के मार देगा। लेकिन लेकिन फिर भी ये खेल एडजस्टमेंट का है, और एडजस्टमेंट का मतलब दोनों लोगों का, बोथ आर द पार्टनर्स। इसलिए कानून ये कहता है कि साहब विवाह के 1 वर्ष के अंदर तलाक के लिए कोई भी याचिका पेश नहीं की जाएगी, क्योंकि 1 वर्ष तक हो सकता है एक दूसरे को समझने में छोटी छोटी बातें आए, तो आपको एडजस्टमेंट करना होगा। 1 साल तो ये गया आपका। हाँ, इसमें भी कुछ केसेस दी गई हैं कि साहब अगर दूसरा व्यक्ति बिल्कुल ही दुष्ट है, जीना ही हराम कर दिया, तब 1 वर्ष से पहले भी पटिशन फाइल हो सकता है। तो 1 वर्ष तो ये गया साहब। और फिर सेक्शन 13 बी आपको कह रहा है कि साहब आप 13 बी में जा रहे हैं तो आपको बताना होगा कि हम साहब 1 वर्ष से अलग अलग ही रह रहे हैं, साथ नहीं रह सके, और साथ रहना पॉसिबल नहीं है, और हम इस बात पर एग्री कर गए हैं कि साहब हमारा जो मैरिज है वो डिसॉल्व कर दिया जाए, तो वो 13 बी में पेटिशन फाइल कर सकते हैं। जब पेटिशन फाइल होगी तो पहले 6 महीने कुछ नहीं होगा, वो कूलिंग पीरियड होगा कि अभी भी शायद दिमाग में कुछ गर्दा भरा हो तो निकल जाए। कूलिंग पीरियड, ठंडा होने का समय, दिमाग गर्म है अभी, तो हो सकता है फिर से बात बन जाए। लेकिन 6 महीने बीत गए, उसके बाद फर्स्ट मोशन होगा, फिर से आप बताएंगे कि साहब नहीं नहीं हमें तो यही चाहिए, तो फिर 18 महीने का समय 6 के बाद में अगर अगर कंसेंट वापस नहीं ले ली गई तो फिर कोर्ट डिक्री पास कर देगा। तो कुछ कुल मिला के ऐसे प्रोविजन है, इस पे 2-3 केस लॉज हैं, वो आप लिख लीजिएगा। सेक्शन नंबर 13 बी, एक लिखिए केस सुरेष्ठा देवी वर्सेस ओम प्रकाश। सवाल ये था कि क्या साहब जो कंसेंट दी गई है वो कंसेंट वापस ली जा सकती है। दोनों पार्टीज बाय म्यूचुअल कंसेंट एक पिटीशन लेकर कोर्ट पहुंचे कि साहब वी आर एग्री, तो वो क्या कंसेंट वापस ली जा सकती है। इस पर केस है सुरेष्ठा देवी वर्सेस ओम प्रकाश, 1992, सुप्रीम कोर्ट। लिखिए साहब, ए पार्टी टू द petition for divorce by mutual consent, a party to the petition for divorce of mutual consent can unilaterally withdraw his consent, can unilaterally withdraw his consent at any time till passing of the decree। देखिए साहब, आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका का एक पक्षकार आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका का एक पक्षकार विवाह विच्छेद की डिक्री पारित होने से पूर्व किसी भी समय अपनी सहमति वापस ले सकता है, यदि उन्होंने ज्वाइंट मोशन न किया हो। एक और केस लिखिए इस पे, अनिल जैन वर्सेस माया जैन, 2010, सुप्रीम कोर्ट। देखिए इस केस में ये सवाल उठा, देखिए तीन तीन प्रश्न है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात है। पहला सवाल है कैन कंसेंट बी विड्रॉ।
पेटिशन फाइल किया, 6 मंथ का कूलिंग पीरियड है, 6 मंथ के बाद आपको एक जॉइंट मोशन फिर से करना होगा, एक फिर से कहना होगा कोर्ट को, एप्लीकेशन देनी होगी कि साहब इसमें डिक्री पास कर दीजिए, हम तैयार हैं, हमें अलग ही रहना है। और यदि आपने जॉइंट मोशन नहीं किया तो फिर क्या उससे पहले वापस लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है, कोई भी पक्षकार यूनिलेटरली ले सकता है। और ऐसी केस में जहां एक पार्टी ने अपनी कंसेंट वापस ले ली तो क्या वहां डिक्री पास हो सकती है डाइवोर्स के लिए? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब अनिल जैन वर्सेस माया जैन में मिलता है। लिखिए, नो कोर्ट एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट, नो कोर्ट एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट is competent to pass a decree, is competent to pass a decree for mutual consent if one of the consenting parties, if one of the consenting parties withdraw his oblique her consent before the decree is passed, before the decree is passed। सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त कोई अन्य न्यायालय ऐसी स्थिति में आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की डिक्री, आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करने के लिए सक्षम नहीं है जब सहमति देने वाले पक्षकार में से किसी पक्षकार ने अपनी सहमति वापस ले ली है। देखिए, आप जानते हैं द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज द ओमनिबस पावर और द इनहेरेंट पावर अंडर आर्टिकल 142, और 142 में जो उसकी ओमनिबस पावर है, जिसे हम हिंदी में असाधारण शक्ति कहते हैं, उस शक्ति का प्रयोग करते हुए पार्टीज के बीच कंप्लीट जस्टिस करने के लिए वो कोई भी आदेश पारित कर सकते हैं। He can pass any order. So, sab, in this case, Honorable Supreme Court stated that the Honorable Supreme Court has the power under Article 142 कि केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही 142 में ऐसी शक्ति है कि वो पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय प्राप्त करने, प्रदान करने के लिए, कंप्लीट जस्टिस देने के लिए ऐसे केस में भी डिक्री पास कर सकते हैं जहां किसी पक्षकार ने अपनी कंसेंट वापस ले ली हो। ठीक है, एक और जजमेंट लिख लीजिए, अमरदीप वर्सेस हरवीन कौर, अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर। (2017) सुप्रीम कोर्ट। इसमें प्रश्न ये था कि साहब यदि ये 6 महीने का कूलिंग पीरियड है तो क्या ये एग्जम्प्ट किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट तो कर ही सकता है। 142 में अनिल जैन माया जैन में बात कही थी, उसमें ये बात भी उठी थी, बट इस केस में इन्होंने कहा कि नहीं साहब, यदि पार्टीज के बीच जो भी डिस्प्यूट्स थे, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, वो सेटल्ड हो गए एंड पार्टीज हैव द बेस्ट ऑप्शन, पार्टीज के पास इन फ्यूचर में कोई बेस्ट ऑप्शन है, तो फिर ये 6 महीने का जो टाइम पीरियड है, ट्रायल कोर्ट भी इस पीरियड को समाप्त कर सकता है। लिख लो, 6 महीने का कूलिंग पीरियड असाधारण परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा भी एग्जेम्प्ट, विचारण न्यायालय द्वारा भी छूट दी जा सकती है। द ट्रायल कोर्ट मे एग्जेम्प्ट द कूलिंग पीरियड फ्रॉम द कूलिंग पीरियड ऑफ 6 मंथ इन एक्सेप्शनल केसेस। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल 2-3 एक्ट हो जाएंगे, इसमें से कोई चिंता नहीं है, तेजी से पढ़ेंगे। ठीक, अब कल मुलाकात होगी, आज के लिए इतना ही काफी है।